न्यूज़ 24 आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सबसे बड़ा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आक्रोश देश में लगातार इस गैंग रेप के हादसे के बाद बढ़ता जा रहा है, उसका अंजाम क्या होगा। देश की राजधानी दिल्ली में गैंग रेप की शिकार बनी लड़की अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस शर्मनाक घिनौनी वारदात के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, नफरत है, आक्रोश है। लड़की और महिलाओं में आक्रोश इस हद तक है कि एक लड़की राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा। क्या सड़क पर लड़ाई से समाज की मानसिकता में बदलाव आएगा? क्या रुक जाएगी बलात्कार की वारदात इसके बाद? सड़क से होकर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंची गुस्से की आग। इंसाफ की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए गुस्साई सैकड़ों लड़कियां। इंडिया गेट से राजपथ तक प्रदर्शनकारियों का घंटों चलता रहा हंगामा। लोगों के गुस्से की आग को देखकर राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के भी छूटे पसीने। आज से पहले लोगों को शायद ही कभी इस कदर गुस्से में उबलता देखा गया। उनको सबक सिखाने के लिए हम सब एक है, जब तक कि उनको हम पनिशमेंट नहीं देंगे। मौत एक अल्टीमेट वो नहीं है कि उसको सजा मिल गई है। उसको ना जीने का हक है, ना मरने का हक है। उसको तड़फा कि उसको अपनी सारी जिंदगी जीने दी जाए ताकि अन्य लोगों को उनसे सबक मिल सके। आप चाहते हैं कि उन्हें पूरी तरह पीटा जाए। जैसा लड़की के साथ गया ऐसा ही उस लड़कों के साथ बाद में उन्हें तड़पा के मारे। उन्हें पता चला लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसाफ की मांग को लेकर सैकड़ों लड़कियां आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। प्रदर्शन कर रही लड़कियों में गुस्सा इस कदर था कि कुछ लड़कियां तो नारा लगाते हुए राष्ट्रपति भवन के अंदर तक दाखिल हो गई। दिल्ली में हुए गैंग रेप में साथ-साथ महिलाएं और लड़कियां अपना विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ब्लॉक पर लड़कियां अपना विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहेंगे हमें इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। हमें इसे पसंद नहीं है कि हमारे देश की लड़की के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो हमें दूर करना है जिंदगी भर तक के लिए। आज से पहले शायद ही कभी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक इलाके में किसी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई होंगी। लेकिन जिंदगी की हर एक सांस के लिए जंग लड़ती गैंगरेप की पीड़ित लड़की की तड़प ने लोगों के हौसले को फौलादी कर दिया है। दिल्ली वालों के गुस्से में इस कदर उबाल था कि पुलिस की बैरिकेडिंग और पुख्ता बंदोबस्त भी इन्हें रोक पाने में नाकाम थी। नॉर्थ ब्लॉक से होता हुआ एक काफिला सीधे राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा। इन लड़कियों के गुस्से के आगे पुलिस वाले भी बेबस नजर आ रहे थे। किसी भी मुद्दे पर आम लोगों का गुस्सा इस हद तक नहीं पहुंचा होगा कि इसकी गूंज राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर सुनाई दी। लेकिन सारी बंदिशें और दीवारें लोगों के गुस्से के आगे टूट गईं। शायद ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ।
पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के बाहर घेराव किया है। यहाँ पर कई सारी महिलाएं, कई सारी लड़कियां यहाँ पे इकट्ठी हुई है। गैंग रेप को लेकर जो लोगों के अंदर पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बयान करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन का घेराव किया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लड़कियां जब राष्ट्रपति भवन के बाहर इंसाफ की गुहार लगा रही थी, तभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर का काफिला राष्ट्रपति भवन के बाहर पहुंचा। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। ये लड़ाई कमजोर न पड़ जाए, इसलिए दिल्ली की फिजाओं में हर तरफ इंसाफ की आवाज गूंज रही है। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी गुस्साए लोगों ने रिंग रोड को जाम कर दिया। लोगों के गुस्से के आगे सब कुछ जैसे थम सा गया। अब तो हर तरफ से बस एक ही आवाज बुलंद हो रही है, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। इंसाफ की इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई है, उसे नतीजे तक पहुंचाना अब असली मुहिम है। चंद दिनों के बाद इंसाफ की आवाज कहीं दब न जाए, इसलिए अब लड़कियां आजाद मुल्क में मुकम्मल आजादी के साथ महफूज जिंदगी जीने की पूरी गारंटी चाहती हैं। दर्द से तड़प रही गैंगरेप की पीड़ित लड़की की लड़ाई को न्यूज 24 भी एक खबर नहीं मुहिम मानता है। गैंगरेप के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम, लड़कियों को बेखौफ जिंदगी जीने का हक देने की मुहिम। और अब ये कारवां तभी थमेगा जब सिर्फ भरोसा नहीं, मिलेगा मुकम्मल इंसाफ। प्रशांत गुप्ता, कुमार कुंदर और पल्लवी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ये गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल में हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्या समाज की तस्वीर बदलेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि दिल्ली पुलिस गैंगरेप की घटना के बाद कितनी सख्ती बरतने की बात कह रही है। पुलिस ने ये कहा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कमिश्नर की बात सुनिए। Shortlisted 370 white-colored contract carriage buses, and based on the video footage that we got from a nearby guest house, we were able to track down the bus, and within 18 hours of the incident, we had the bus and its driver, whose name is Ram Singh, who is 35 years of age. After interrogating him, when we confronted him with various other facts, he accepted his guilt and he gave the names of his other co-accused. So the same evening we managed to arrest Pawan Gupta, Vinay Kumar, and two of them. The fourth accused, Mukesh, who is the own brother of Ram Singh, he had left Delhi. He was tracked down to a place called Karoli in Rajasthan and brought to Delhi on the 18th. Last night we also arrested the fifth accused, who is a juvenile, so we cannot give any further details as per the Supreme Court guidelines. किसी भी ठीक है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। क्या सूरत बदलेगी, क्या तस्वीर बदलेगी, यही है आज सबसे बड़ा सवाल। और खास मेहमानों से जरा आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ शीबा फहमी पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट है, जुड़ी हुई है। रजना कुमारी जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ बनी हुई है। अजीत अंजुम हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल शीबा आपसे ही करना चाहूंगी, ये जो हंगामा देख रही है, जो गुस्सा जो बंद होने का, खत्म होने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या इससे सूरत बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, अंजाम क्या होगा? ये चौथा दिन है और अच्छी बात है कि ये लगातार जारी है और
मीडिया का कमिटमेंट भी लगातार दिख रहा है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अभी कमिश्नर पुलिस ने यह कबूल किया कि 1600 बसें उन्होंने सड़क से हटाई हैं जो गैर कानूनी काम कर रही हैं। आप ये सोचिए कि उन 1600 बसों के जहां वो चल रही थी उन क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हमें ये भी तो जानना चाहिए। क्योंकि अगर उसी बस के खिलाफ अगर वो टिंटेड बसों के जैसे मामले में ही अगर वो रोक ली जाती वो बस, तो ये हादसा नहीं होता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की गई हैं प्रशासन द्वारा, उसकी वजह से बड़ी घटनाएं संभव हो रही हैं। तो ये देखने की बात है कि आज पुलिस का कबूलनामा है कि 1600 बसें उन्होंने हटाई हैं और उनको गैर कानूनी घोषित किया। उनके खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिनके क्षेत्रों में वो चल रही थी। और दूसरी बात ये कि जहां प्रदर्शन हो रहा है, जो लुटियंस दिल्ली है, जो नई दिल्ली, उसके अलावा भी जो दिल्ली है वो ज्यादा वल्नरेबल दिल्ली है। आप ट्रांस यमुना जाइए, आप उन इलाकों में जाइए जो इलाके नए बसे हैं या जो क्षेत्र। माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, ये सिर्फ बसों का मामला नहीं है सीमा, हमको मुझे लगता है पूरे समाज, सोच, संरचना और सब चीज की बात करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ इसको बस तक केंद्रित करते हैं तो मुझे लगता है हम बीमारी को डायग्नोज सही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बलात्कार की जितनी घटनाएं देश भर में हुई हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान जितनी बलात्कार की घटना दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में हुई है, कोई बस में नहीं हो रही। बस में तो 1% बलात्कार की घटना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाज की मानसिकता बदलेगी, क्या महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जो मानसिकता है क्या वो बदलेगी, क्या पुलिस का नजरिया बदलेगा, क्या अदालत का नजरिया बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा, जब 4 दिन दिल्ली में इस तरह से हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों की सुर्खियां ये खबरें बनी हुई है, तब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ माफ करें गृह सचिव होते हैं और कहते हैं कि हम सख्ती करेंगे, तमाम तरह के वादे करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं शराब पीकर जो लोग दिल्ली में गाड़ी चलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लाइसेंस जब्त होगा, गाड़ियां जब्त होगी, शादी ड्रेस में बसों में पुलिस वाले तैनात होंगे। सवाल ये उठता है, ये सब बात तब क्यों कह और करने की बात कर रहे हैं जब दिल्ली में एक लड़की का इस तरह से जघन्य ढंग से बलात्कार हुआ 4 दिन तक, जब सरकार और पुलिस के पास कोई उपाय नहीं है कि जनता के पास आकर जवाब दे, तब ये क्यों जवाब दे रहे हैं? अगर पहली नींद खुलती शायद ये नहीं होती। हम चलते हैं, हमारे साथ हैं रंजना कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता। रंजना जी, सवाल वही है कि जब तक सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी, सरकार का भी रवैया नहीं बदलेगा, जब तक संवेदना के स्तर पर नहीं समझेंगे कि बलात्कार के मायने क्या है, तब तक 4 दिन का हंगामा, 6 दिन का हंगामा, क्या इससे तस्वीर बदलेगी? इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? हमारा यही सवाल है रंजना जी। देखिए, सिर्फ 4 दिन का हंगामा इसको मत कहिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा अभी कभी दिल्ली में हुआ नहीं, जब लड़कियों ने स्वयं, हम तो 30 साल से महिला आंदोलन में हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे, हमने भी बड़े बड़े आंदोलन किए और देखा है। लेकिन जिस तरह का गुस्सा, आक्रोश और असहायपन भी, क्योंकि जो ये लड़कियां चिल्ला रही, वी वांट जस्टिस, सचमुच वो जस्टिस है कहां, कौन देगा, कौन डिलीवर करेगा? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से हालात तो यही कि 1600 बसें, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि वो गलत चल रही थी दिल्ली के अंदर। और आपने सही कहा कि ये बसों का मामला नहीं है, जाने कितनी गाड़ियां गलत चल रही, जाने कितने हजार लाख लोग देश भर में गलत हैं, कि पूरे देश में इस समय जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं 24 हजार तक की घटनाएं तो पिछले साल सिर्फ रेप की है जो रिपोर्ट की गई है। दिल्ली में ही इस साल बिल्कुल, से ज्यादा बलात्कार की, तो ये बीमारी है। नहीं, बिल्कुल, और ये जो बीमारी है वो इतनी गहरी पैठ कर गई है कि जो ये लड़कियां चीख रही हैं और जिनके अंदर से ये गुस्सा और दर्द निकल रहा है और जिनके अंदर से ये कि अब हम मानेंगे नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि क्या नहीं मिल रहा है। सरकार अगर कान में रुई ठूस के बैठ जाएगी तो ये लड़कियां कितने, आप क्या समझते हैं कि कितने दिन तक इस तरह के हंगामा, गुस्सा, आक्रोश सड़कों पर दिखाई पड़ेगा? लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा। ये हंगामा हम लोग संसद में देखना चाहते हैं, ये हंगामा हम लोग दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित के दरबार में देखना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि सड़कों पर बच्चे, यंग स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां, और सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, देश के तमाम कोने कोने से हम लोग जान रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें व्यवस्था नहीं मिल जाएगी। आपको रोक रही हूँ, शायना एनसीबी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई है। शायना,
वाकई अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये जो गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये नारेबाजी जो हो रही है, इससे सूरत बदलेगी, तस्वीर बदलेगी? क्योंकि खबरें तो अभी भी आ रही है, रेप अभी 3 साल की बच्ची का हुआ प्ले स्कूल में। सोच क्या बदल पाएगी इससे? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज कृपया इसे एक हंगामा मत बुलाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आक्रोश और जो गुस्सा हम देख रहे हैं, 4 माफ दिन करें से सायना जी, मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा 6 दिन हूँ। से सायना जी माफ करें, बीच में करेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। हम इसको हंगामा नहीं कह रहे हैं, इसमें संजीदगी हमारी भी है, मीडिया के तमाम पत्रकारों का भी है, हम सब भी इसमें शरीक हैं, शामिल हैं। हंगामा नहीं कर रहे, हमारा मकसद ये कहने का है कि 4-5 दिन से हम लोग लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। यकीन मानिए जितना गुस्सा आप में, इनमें है, उतना हम में भी है और सब में, दर्शकों में भी है। मेरा सिर्फ ये मकसद है समझने का कि अगर इस गुस्से का कोई अंजाम नहीं निकलता है तो हम 4 दिन 6 दिन के बाद, उसके बाद फिर अपने घरों में बैठेंगे और फिर किसी लड़की का, किसी मासूम लड़की का बलात्कार होगा और क्या हम इंतजार करेंगे कि फिर पुलिस और सरकार से बात करें? मेरा सिर्फ उस बड़े सवाल की तरफ था। सायना जी अब अपनी बात पूरी करें। जी, आपको याद होगा कि कल मैंने आपके न्यूज चैनल न्यूज 24 को खास तौर से मैंने आपकी प्रशंसा भी की कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के दरमियान भी आप ये स्टोरी लगातार कैरी कर रहे थे। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं ये जनता जो लगातार एक ढंग से आंदोलन कर रही है, और मैं आंदोलन समझती हूँ, ये आंदोलन सिर्फ ये नहीं कहना है कि हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। उनकी मांग ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बलात्कार के केसेस हैं जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बावजूद सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख देते हैं। हमारे मुंबई में ही आप एक उदाहरण लीजिए तो कीनन रूबिन केस, जहां 2 लड़के आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात के सामने और फास्ट ट्रैक होने के बावजूद एक साल बाद मुझे लेना होगा। ये बात आपकी जो इनकम्प्लीट रह गई है उसे हम पूरा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बाद में उन्हें तड़पा के मारे। ये खबर नहीं, एक मुहिम है, लेकिन क्या तस्वीर बदलेगी, सूरत बदलेगी, अंजाम क्या होगा इस आक्रोश का? यही सबसे बड़ा सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल अपने अपना योगदान यहाँ पर तमाम लोग, देश की अलग अलग कोने से जनता यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है समाज को बदलने के लिए। एक नुक्कड़ नाटक इंडिया गेट के सामने। कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रियासत तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है। क्यों? मुझसे सीटी बजे हाथ से ताली, मुझसे सीटी बजे हाथ से ताली, अला अला मेरी जान मन सिर्फ खूरा ही तो है, और खूरना कौन सा कोई क्राइम हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पीछा ही तो कर रहा हूँ, अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अरे मुझसे क्या पूछती है जाने मन, और खुदा से पूछ जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अभी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सूरत बदलेगी? क्या बलात्कार इसके बाद खत्म हो जाएंगे, होना बंद हो जाएंगे? सूरत किस तरीके से बदलेगी, ये सवाल बड़ा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बाद में उन्हें तड़पा के मारे।
जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग सूबे में, अलग अलग जिले में, अलग अलग शहर में, राज्य में, जिस तरीके से पूरी की पूरी देश की जनता सड़क पर उतर आई है गुस्से के साथ, क्या इससे तस्वीर बदलेगी, सूरत बदलेगी, सोच बदलेगी? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास आऊंगी रंजना कुमारी जी, आपको क्या लगता है वाकई सोच बदलेगी? क्योंकि जड़ जब तक खत्म नहीं की जाएगी तब तक शाखाएं आप कितनी भी काट दीजिए, 4-5 महीने में फिर वही 8-9। निश्चित तौर पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इन आवाजों से भी सूरत बदलेगी, बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है। आज कोई भी ये कह करके नहीं निकल सकता। और आप देखिए सड़क पर लड़के लड़कियां बराबर संख्या में, इसका मतलब कि आने वाली पीढ़ी इन सारी समस्याओं की को उस दृष्टि से देख रही है जिससे हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा, इसीलिए व्यवस्था नहीं। अगर 1600 बसें चला रहे थे गलती से, तो आज वो अधिकारी कहाँ हैं जो इन बसों को चलने दे रहे थे? उनका क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इतनी भारी गलतियां एक के बाद एक करते जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो लोग जिम्मेदार हैं, लोगों को तौर पर इसका खामियाजा भरना चाहिए। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, इस व्यवस्था में हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक तो फिर ठीक है, लोग से एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। ये नहीं होने वाला, ये होने नहीं देना। पूरे देश के नौजवान पीढ़ी, जो लोग भी, आप लोगों की, मीडिया की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक जमाना था कि लोग कहते थे महिला संगठन क्या कर रहे हैं, आज पूरा समाज पूछ रहा है प्रश्न कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। देश की सरकार, देश की शासन व्यवस्था, देश की पुलिस, ये देश की जुडिशरी, ये क्या कर रही है? ये कैसी न्याय की व्यवस्था है? ये सवाल अब बड़ा सवाल बन गया है। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल वही है कि बलात्कार की ऐसी कोई घटना होती है, सवाल वही है कि जब सड़क पर लोग उतरते हैं, सवाल वही है कि जब मीडिया में 4 दिनों तक ऐसी बलात्कार की घटना सुर्खियों में होती है, तब सरकार और पुलिस क्यों जगती है? इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ है तेजिंदर लूथरा, ज्वाइंट सीपी है दिल्ली पुलिस के। लूथरा साहब, आपका स्वागत है। एक बार फिर सवाल आपके लिए ही है, क्योंकि स्टूडियो में और बाहर जो मेहमान है हमारे साथ, उनके जहन में बहुत सवाल है। सड़क पर आप लगातार देख रहे होंगे लड़कियों की जमात, महिलाएं, गुस्सा, आक्रोश, और पूरे देश में सवालों की जाहिर है दिल्ली पुलिस है। लूथरा साहब, पहले तो आपका स्वागत है कि आप जवाब देने के लिए आए। एक सवाल उठता है कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने और होम सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने तमाम तरह के वादे भी किए, तमाम तरह की बातें भी की, भरोसा देने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि अगर 1600 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो आज क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले अगर पुलिस सचेत होती तो ये दिन शायद न देखने पड़ते। लूथरा साहब, देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि कार्रवाई सिर्फ आज की गई है। ये कार्रवाई जो है ये लगातार एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में जब से सुप्रीम कोर्ट ने टिंटेड बसों और कारों का चलना इस शहर में बैन किया था, हमने लगभग 2.5 लाख कारों और बसों जिनके ऊपर टिंटेड ग्लासेस लगे होते हैं उनको रिमूव करवाया है। ये नंबर अपने आप में कोई कम नहीं है, लेकिन ये कहना कि 40 लाख बसों और कारों को, दिल्ली में 40 लाख वाहन हैं और ये जो वाहन हैं ये पूरे 3 बाकी मेट्रो के वाहनों को मिलाकर भी ज्यादा हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस और हम इसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो चलती रहेगी और हम इसको चलाते रहेंगे। लेकिन लूथरा साहब एक बात बताएं, क्योंकि बाकी लोग भी हो सकता है आपसे सवाल पूछे। एक बात बताएं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि 1600 बसों के खिलाफ आज कार्रवाई हुई, लेकिन आज ये बात कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि पिछले 10 सालों में भी अगर देखेंगे लूथरा साहब, एक तो अमूमन 500 बलात्कार की घटनाएं हर साल दिल्ली में होती है। दिल्ली पुलिस इतनी वेल इक्विप्ड पुलिस है, देश की राजधानी है, होम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं, और सबसे मजबूत पुलिस, सबसे पुलिसिंग के मामले में सबसे वेल इक्विप्ड पुलिस दिल्ली की। दिल्ली में यह हाल है कि चलती कार में बलात्कार, अस्पताल में बलात्कार और इधर उधर की तमाम घटनाओं, धौला कुआं से लेकर और ब्लू लाइन बसों में बलात्कार की घटनाएं। तो कहीं न कहीं बलात्कारियों के भीतर खौफ की कमी है ना लूथरा साहब। दिल्ली पुलिस अगर इतनी सख्त होती, अगर इतनी मुस्तैद होती कि लगता कि बलात्कार करते हुए एक पकड़ा गया और उसे अंजाम तक, अदालत में सजा तक पहुंचाया, तो शायद बलात्कार की घटनाएं कम होती। कहीं न कहीं पुलिस अपनी सख्ती का मैसेज देने में पीछे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जो सवाल उठाया उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू आपने बताया कि अपराधों की संख्या, खासतौर से बलात्कारों की संख्या यहां पर ज्यादा है। उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा
कि आप ये देखिए कि जितने बलात्कार 500 प्लस एक साल में यहां पर होते हैं, उसमें से 95% से ज्यादा बलात्कार घरों के अंदर कोई ना कोई जानने वाला व्यक्ति, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, कजन, सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, ये लोग कर रहे हैं। अब आप मुझे पूरी ईमानदारी से ये बताइए कि इस तरह के अपराधों की जिम्मेवारी क्या सोसाइटी के ऊपर नहीं है, क्या हमारे मूल्यों के ऊपर नहीं है कि एक स्टेप फादर या इवन फादर अपनी 3 साल की बच्ची का बलात्कार अपने घर के अंदर कर देता है। दूसरी बात आपने कही कि उनको सजा क्यों नहीं मिलती है। अगर आप दिल्ली के रेप्स का कन्विक्शन जो रेट है, लूथरा साहब माफ कर दीजिए, सजा पे हम आएंगे। लूथरा साहब आपको रोक रहा हूं, सजा वाले मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन एक बात आपने अहम कही है और इस पर मैं चाहूंगा तीनों मेहमानों का जवाब लेने के लिए, क्योंकि हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकती है अगर समाज और हम सब की मानसिकता नहीं बदलेगी, हम सबका रवैया स्त्रियों को लेकर, महिलाओं को लेकर नहीं बदलेगा। आपने कहा, लूथरा है दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बलात्कार की जितनी घटनाएं हैं उसमें 95% घटनाएं घर के भीतर होती है और उसमें कोई न कोई परिचित होता है। आपके पास भी आएंगे, लेकिन शायना एनसी आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा पुलिस और सरकार से अलग है। घर की चार दीवारी में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे रोका जाए? मैं तेजेंद्र जी से 2 सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले, कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि अपराधी को लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस हो या शासन हो वो इतनी कड़ी सजा नहीं दे पाएगी या फिर बेलेबल ऑफेंस है और हम छूट जाते हैं। जहां तक आपने बात की कि मानसिकता परिवार में या समाज में, वो एक मुद्दा हुआ, लेकिन ये जो मानसिकता है पुलिस फोर्स में, जब कोई भी लड़की बाहर जाती है रात को, ये सवाल पूछना कि आपने क्या पहना, आपने क्या किया, क्या आपने कुछ गलत किया, क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस फोर्स में जो सेंसिटिविटी की आवश्यकता है और महिला कांस्टेबल्स की आवश्यकता है रेप केसेस और सेंसिटिव केसेस डीलिंग के लिए, जब एफआईआर दर्ज करने आते हैं तो आपको पता है कि आपके पुलिस फोर्स में भी क्या प्रक्रिया होती है? क्या ये भी मानसिकता नहीं होती है समाज में? मुझे लगता है इसका जवाब लूथरा साहब आपको देना चाहिए। कहा जाता है कि पुलिस संवेदनशील बलात्कार के मामलों में नहीं है। कोई लड़की अगर बलात्कार का मामला दर्ज कराने जाती है तो पुलिस अफसर और थाने वाले डिस्करेज करते हैं कि बड़ी जगहसाई होगी, इतने तरह के सवाल होंगे, बेटा तुम शिकायत करके चले जाओ, बलात्कार के मामले दर्ज मत करो। और इतने 500 मामले तो एक साल में दर्ज हुए, न जाने कितने मामले छेड़खानी से लेकर बलात्कार के दर्ज नहीं होते। शायना जी का कुछ जमीन सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए लूथरा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शायना जी का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जहां तक बात इन्होंने कही कि जिस तरह का बर्ताव अगर रेप विक्टिम के साथ कोई करता है, इट इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल एंड इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। जहां तक बात जेंडर सेंसिटाइजेशन की है, हमारी फोर्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए लगातार बहुत सारे कोर्सेज को चलाया जाता है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो फोर्स है वो महिला की सेंसिटिविटी को समझे, रेप विक्टिम के ट्रॉमा को समझे और उससे किसी भी किस्म की इस तरह की बात नहीं की जाए। हम रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर बहुत सारी महिला एनजीओ के सहयोग से चला रहे हैं। रंजना जी, हो सकता है आपका एनजीओ हमारे साथ आप भी काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके एनजीओ के अलावा बहुत सारे एनजीओ हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनकी जो महिला काउंसलर है उनको हम तेजेंद्र जी, आप गलत फैक्ट सामने मत रखिए। महिला पुलिस अधिकारी, हमारा एनजीओ बहुत कुछ आपके साथ भी काम कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से तेजेंद्र जी आपके सामने रखना चाहती हूँ। सिर्फ 2 एनजीओ जो कि उसे प्रयास और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के अलावा आप लोगों ने सारे एनजीओ सुनिए मेरी बात सुनिए पहले तेजेंद्र जी, पहले कुतर्क करने से कोई फायदा नहीं है, गलत बयानी से कोई फायदा नहीं है, पुलिस को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, पुलिस को अपनी कमी को पुलिस को स्वीकार करना चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। लूथरा जी, सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप समाज पे दोषारोपण कर रहे हैं। पूरा देश पुलिस की कमी और कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। समाज तो हम जानते हैं कि मेंटालिटी ऐसी है, हम जानते हैं कि समाज में इस तरह के तत्व हैं जो कि लड़कियों को, औरतों के शरीर को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। इसमें कहीं कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं, ये पूरी सर्वविदित है। इसीलिए कानून का भय बनाने की जरूरत है, इसीलिए पुलिस को ये इस तरह का मैसेज देने की जरूरत है। रंजना जी, आपने अपनी बात कही। लूथरा साहब, सवाल वही उठता है जो रंजना जी कर रहे हैं, समाज तो
जो बदलेगा सो बदलेगा, लेकिन पुलिस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पुलिस ही है जो समाज में जो इस तरह की के लोग हैं, क्रिमिनल हैं, बलात्कारियां, उनमें कानून का भय पैदा कर सकता है, ताकि उसको लगे कि अगर उसने ये जघन्य अपराध किया तो उसे इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि शायद ताउम्र उस सजा से मुक्त न हो पाए। कहीं पुलिस ये भय पैदा करने में नाकाम रही है। लूथरा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। रंजना जी, पहली बात तो ये कि हम बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं। वी आर नॉट एब्डिकेटिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कंप्लीटली फील रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपन्स इन दिस सिटी। वी आर पुलिसिंग दिस सिटी एंड वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी बिट ऑफ इट। बट आफ्टर हैविंग सेड दिस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे प्रोएक्टिव मेजर आज नहीं लिए हैं, हम बहुत पहले से लेते रहे हैं। आप उस बात की गवाह हैं, जब हमारे कमिश्नर साहब 6 महीने पहले आए थे, उन्होंने आते ही महिला एनजीओ की मीटिंग बुलाई जिसमें आप भी थी, और जो जो सुझाव आप लोगों ने दिए हमने उस पर पूरी सिंसियरिटी से अमल किया है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो हम आपको ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो हमने बाकायदा की हैं, और कई चीजें तो पहली बार की हैं। जैसे कि आपने सुझाव दिया था कि जहां पर महिला पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन है उसका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। मुझे लगता है लूथरा साहब हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। लूथरा साहब माफ करें, बीच में रोक, हम विषय से भटक रहे हैं क्योंकि वो केस स्पेसिफिक रंजना जी बात करें, मैं लार्जर इशू पर बात यही कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब होते हैं, दिल्ली पुलिस जो देश की राजधानी है वहां रहती है, और दिल्ली में भी अगर लोगों को डर नहीं है, बलात्कारियों को या क्रिमिनल्स को अगर डर नहीं है, मुझे लगता है उस डर खौफ की कहीं न कहीं कमी है, मुस्तैदी की कमी है। और जो एक तरह से होता है कि ऐसे क्राइम हो, अपराध हो, तो कैसे जल्द से जल्द चार्जशीट फ्रेम करके, चार्जेस फ्रेम करके, चार्जशीट दाखिल करके उसको सजा दिलवाई जाए। जो वो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं लंबे समय तक विलंब होती है उसमें, इसलिए अपराधी छूटते भी हैं, गवाह हॉस्टाइल होते हैं, और उसके बाद फिर अगली वारदात होती है, जहां कहीं न कहीं पुलिस की बहुत बड़ी विफलता होती है। लूथरा साहब। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। देखिए, हम अक्सर, आज समाज हमारा बदल रहा है, हम अक्सर कहते हैं पुलिस का खौफ नहीं है। देखिए, पुलिस का खौफ और कानून का खौफ दो अलग चीजें हैं। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस उसकी फुट सोल्जर है, उसके अलावा उसमें प्रोसिक्यूशन है, उसमें कोर्ट्स हैं, उसमें बाकी तमाम चीजें शामिल हैं, उसमें इवन हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी शामिल है। जब तक हम इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से 60 दिन में पूरा करेंगे, उसके बाद हमको इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी चाहिए, उसके बाद हमको फास्टर कोर्ट्स भी चाहिए, उसके बाद हमको इंपॉर्टेंट लॉस भी चाहिए जो ज्यादा पनिशमेंट दे, और हमें एक अच्छी कन्विक्शन चाहिए। ये चारों पांचों चीजें जब तक नहीं मिलेंगी। लूथरा साहब, रंजना जी सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे एक टाउट सवाल पूछ रहा हूं, और मैं चाहूंगा ज्वाइंट सीपी के नाते ईमानदारी से आप जवाब दें। मैं दफ्तर रोज 10 बजे के बाद निकलता हूं रात में, कई बार 11 और 12 बजे। पिछले 15 सालों का तजुर्बा है जिसमें 10 कमिश्नर 8 कमिश्नर बदले गए होंगे। पूरी रात दिल्ली के हाईवेज पर और जो आउटर रिंग रोड पर ट्रक जमा होते हैं, ट्रकों से वसूली होती है, आपके सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर से लेके कांस्टेबल तक खड़े होकर बस वालों से पैसे लेते हैं, हर चुंगी और चेक पोस्ट पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, और मुझे लगता है अब पुलिस अफसर होने के नाते आपको इस तस्वीर का भी एहसास होगा। तो ये मत कहिए कि पुलिसिंग बहुत सही हो रही है, सड़क पर जो कुछ हो रहा है आप भी जब हमारे जैसा नागरिक सड़क पर रोज देखता है, यहीं से नोएडा से हम निकलते हैं, दिल्ली चुंगी पोस्ट पर 25 पुलिस वाले वसूली करते हुए रात में दिखते हैं, उसी में क्रिमिनल माइंडसेट के लोग भी होते हैं, टैक्सी स्टैंड में, हर जगह। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि पुलिसिंग के लेवल पर जो ईमानदारी होनी चाहिए, ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, पुलिस वालों को अपने कमिश्नर, अपने सिस्टम का जो डर होना चाहिए, कहीं वो भी फेल्योर है। लूथरा साहब। देखिए, ऐसा है, जो बात आप कह रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ सच्चाई हो, लेकिन मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि हमने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं या हम इनको पकड़ते नहीं हैं। हमारी इतनी ज्यादा विजिलेंस है कि हम जितना हार्श पनिशमेंट पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह के लोगों को देती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और डिपार्टमेंट देता हो। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमको इसमें लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
चलिए आप शिवा जी, आप कुछ कन्विंस है या आपका कोई सवाल है? देखिए, इस तरह के मामलों में इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की ही होती है। पुलिस को मानना पड़ेगा कि वहां पर फेलियर हुआ है। और ये एक फिर यही सवाल है कि अगर आप ही कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में के बाद आपने कोई कार्रवाई की, तो जो 1600 बसें आपने पकड़ी वो कैसे चलने दी जा रही थी, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, ये हमें बताइए। दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी पुलिस विभाग की जो कमियां हैं, जो एक्सेस की प्रॉब्लम है, जो थानों में हमें अनफ्रेंडली माहौल मिलता है, थानों में महिलाओं की कमी जो होती है, ये सारी जेनरिक इश्यूज हैं डिपार्टमेंट के पास। भरोसा कैसे देंगे? उसका भरोसा हमारे पास कब मिलेगा हमें? और लूथरा जी ये सवाल जो पूछे हैं उनका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जो लौटेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तेजेंद्र लूथरा जॉइंट सीपी हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी सारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ब्रेक से पहले शीबा जी ने आपसे सवाल पूछे थे, यही कि एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, और दूसरा ये कि आम पब्लिक में तो पुलिस का खौफ बहुत अच्छे से है, लेकिन जिनमें होना चाहिए अपराधियों में, उनमें दिखता नहीं है। और थाने में जो विमेन फ्रेंडली माहौल नहीं है, एक अहम सवाल ये भी था लूथरा साहब। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हम लगातार ट्रेनिंग कोर्सेज चला रहे हैं ताकि हमारे लोगों को जेंडर के प्रति सेंसिटाइज किया जा सके। कहाँ चला रहे लूथरा जी? सारे कोर्सेज बंद हैं आजकल। थाने में एक्सेस नहीं है। बात ठीक नहीं है, क्योंकि कहाँ चल रहे कोर्सेज? आपको मालूम है, आप दिल्ली पुलिस में हैं। चलते थे, मैं तो दिल्ली पुलिस में नहीं हूँ। पता है कि एक मैं तो एनजीओ चलाता हूँ। मैं तो 2 कदम कोर्सेज आसान होता है। रंजना जी, एक मिनट, लूथरा साहब को अपनी बात पूरी करने दें। रंजना जी माफ कर, एक बार सुन लेते हैं उनको। लूथरा साहब अपनी बात पूरी करें। लूथरा साहब। अंजुम जी, मैं सिर्फ छोटा सा एक लाइन का नहीं, मैं छोटा सा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना था जिसमें हम सब लोगों ने कमेंट किया था कि पुलिस थाने में विक्टिम के साथ, विमेन विक्टिम के साथ कैसे व्यवहार करे। बन तो गया, लेकिन किसी ने थाने में जाके उसके बात दी, लेकिन किसी ने उसकी जानकारी दी कि पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है जो, तो तमाम 2 कदम ट्रेनिंग कहाँ चल रही है आप बताएं हमें। तो हम लोग ही खुद चलाते थे और आज वो ट्रेनिंग बंद पड़ी हुई है। तो निश्चित बताएं, ये पर्टिकुलर केस में पुलिस कहाँ थी जब? रंजना जी, शायना जी, आपने अपनी बात रखी। मैं चाहता हूँ लूथरा साहब जवाब दें, क्योंकि जवाब देने के लिए ही वो आए हैं। लूथरा साहब अपना पक्ष रखें, आप जवाब दें। नहीं, जवाब देना मतलब डिफेंड करना। देखिए, पहली बात तो एक्सेस की बात आपने कही, नहीं मैं जवाब ही दे रहा हूँ। रंजना जी, यू शुड बी फेयर इन डिबेट। जब आप बोलती हैं तो मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूँ। जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप मुझे समय दीजिए, या आप बोल लीजिए, मैं चुप रह जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आप ही को बोलने का समय है ये, हम लोग को तो चुप रहना चाहिए। आपने सबसे पहला सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया कि थानों में एक्सेस नहीं है। देखिए, दिल्ली एक पहला शहर था जिसने पीसीआर का सिस्टम क्रिएट किया कि लोगों को थाने में जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप 100 नंबर पर कॉल करें और 2, 3, 4, 5 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाए। और आज हमारा जो पीसीआर का फ्लीट है वो मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे बड़ा है किसी भी शहर से। और हमारा सिस्टम है कि हम 8-9 मिनट में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात कि अगर थाने में जाना पड़ता है तो थाने में खास तौर से महिलाओं के लिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं कि हमने हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क बनाया है जिसके ऊपर महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बैठती है, ताकि वो, और अगर आपको विश्वास नहीं है, 1 मिनट ये मुझे दीजिएगा जरा, मैं इनको यहीं से दिखाता हूं। नहीं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता आपके हेल्पलाइन नंबर पापा दीजिए जो सबसे ऊपर पड़ा है। नहीं, मुझे आप दिखाने दीजिए। आपने जो हम जो बोलते हैं आप उस पर अविश्वास करते हैं। ये हमको इससे दुख होता है। हमको इससे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पुरानी घटना है जिसमें जवाब नहीं मिला महिला हेल्पलाइन नंबर पे।
हम लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि इस नंबर को डायल आप एक करिए मिनट आप। दीजिए। मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, ये दिखाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन मैं अभी आप दिखाइए इसको। लेकिन लूथरा और अगर आपको तस्वीर है, तस्वीर पर भी यकीन नहीं है तो आप चलिए मेरे साथ लूथरा साहब रियलिटी चेक करिए आप भी हो सकता है ना लूथरा साहब, ऐसे PR एक्सरसाइज में अगर 2 तस्वीरें हैं, लेकिन क्या वही थानों का सच है? नहीं, क्या यही दिल्ली पुलिस का सच है? ऐसे नहीं माना जा सकता। आप किसी भी ऐसे सूबे में जाएंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, जहां गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं होता है, वहां भी ऐसे PR एक्सरसाइज पे 200 ऐसे बुकलेट छपे होते हैं। जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वही नहीं मान रहे, उन्हें भरोसा नहीं है। घटना के बाद एक ही घटना में हमने किसी को कहा, इस घटना के होने के बाद की घटना में हमने किसी को सजेस्ट किया कि ये हेल्पलाइन है, मैं दिल्ली पुलिस की महिलाओं के लिए इस पे फोन कीजिए। उन्होंने कहा हम कितनी बार कर चुके हैं, कोई वहां पर जवाब ही नहीं देता है। फिर हमें 100 नंबर पे जब हम करते हैं तो 100 नंबर वाले आकर के कहते हैं कि फिर उसी महिला हेल्पलाइन पर आ जाइए। ये किस तरह का एक चकरगिन्नी है जिसमें औरतें पिस रही हैं? लूथरा साहब जवाब दें। सवाल लूथरा साहब क्रेडिबिलिटी का है, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है। अरे आप खुद ही रियलिटी चेक करिए, आप फोन कीजिए, फोन नहीं उठेगा। आप देखिए अंजुम जी, आप हमारी किसी भी ईमानदार कोशिश को अगर PR एक्सरसाइज कहेंगे तो फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट देना मुश्किल है। नहीं, मैं PR एक्सरसाइज से मेरे मतलब लूथरा साहब ये है कि एक तस्वीर सबूत नहीं होती कि वही सही सच है और सब जगह थानों में वही हो रहा। मेरे कहने का ये मैं कहता हूं आप बिल्कुल मत मानिए इस तस्वीर को सबूत, आप किसी भी तस्वीर को सबूत मत मानिए, तो फिर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे महिलाओं के लिए वुमेन डेस्क बनी है या नहीं अच्छी बनाई होंगी। क्रियान्वयन के स्तर पे जो समस्या है लूथरा साहब, उस दर्द को समझिए। हमारा दर्द ये है कि आपकी नीतियां होंगी, हर मसले पर आपके पास नीति होगी और अच्छी सोच के साथ बनाई होगी, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पे जब परेशानी है, हम वो बात आपसे कह रहे हैं, आप रियलिटी चेक कीजिए, वो दौर वापस लाइए कि आप खुद अपने थाने में फोन करके एक मजलूम की तरह पता करें कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, तब आपको पता चलेगा जनता का दर्द क्या है। लूथरा साहब यहाँ मुद्दा ये है कि 4 महिलाएं हमारे साथ हैं, रंजना कुमारी है, शिवा है, शाइना NC है, बाहर भी कुछ लोग हैं, सबका एक दर्द है, उसको समझना पड़ेगा, वो संवेदनशीलता के स्तर पर समझना पड़ेगा। सबकी एक तकलीफ है जिस ढंग से घटना हुई है और जिस ब्रूटैलिटी के साथ रेप हुआ है, 5 दिन से 5वां दिन है, आपको भी पता होगा उस लड़की की क्या हालत है। लोग दर्द में है, जो लोग इस बलात्कार की घटनाओं का सच जान रहे हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि किसी के साथ दर्दगी हो सकती है। उस दर्द को संवेदना के स्तर पर समझने की और करेक्टिव मेजर उठाने की जरूरत है लूथरा साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को पूरी तरह समझता हूं और मैं उससे एग्री करता हूं। देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी एक मौका दीजिए। जी देखिए, इस घटना को हम लोग एक प्रोफेशनल इशू मानकर नहीं चल रहे हैं। हमारे लिए ये एक प्रोफेशनल इशू से बड़ी बात है। मैं एक 16 साल 17 साल की बच्ची का पिता हूं, हमारे कमिश्नर साहब 2 बच्चियों के पिता हैं। दिल्ली पुलिस का एक सदस्य इस घटना को जब भी देखता है, जब भी इसके बारे में सोचता है, तो सबसे पहले उसके सामने अपनी बच्ची का चेहरा आ जाता है। इस संवेदना से हम इस घटना से जुड़े हुए हैं और पूरी ईमानदारी से हम इस घटना से, इसी संवेदना से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लिए भी ये इसको घटना एग्जीक्यूट करना होगा, इस संवेदना को फोकस करना होगा। लूथरा साहब, आप लौटेंगे, हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन जल्द लौटेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं जो रंजना कुमारी पूछना चाहती हैं और शाइना NC। माफ करें, आपको कम वक्त मिला, ब्रेक के बाद आप दोनों से भी बात करेंगे, स्टूडियो के मेहमान से, ब्रेक के बाद।